हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अविनेश शर्मा हेयर एंड वेलकम टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पढ़ रहे हैं ना। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पे लिखी है कि अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। लोग तो कहेंगे, लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि ये पता नहीं क्या करने लगा। जैसे कोई यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करने लगा तो उसे ही कहेंगे कि तेरे से नहीं हो पाएगा, ये सब। तो इन सब बातों को आप ध्यान मत दो, ठीक है। ये लोगों का काम है। जैसे एक मूवी है, वो संजू मूवी है, उसमें कुछ उस्ताद करके गाने चलते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इस तरह की बातों पर आप ध्यान मत दो। ये गाड़ी देख रहे हो आप, एम्बेसडर सपना होती है ना, ये द जर्नी ऑफ इंडियाज़ आइकॉनिक एम्बेसडर कार। देखिए इसे लेने के लिए मेहनत बहुत लगती है। हालांकि अब ये आनी बंद हो गई हैं, मतलब इस तरह की अब आजकल तो फॉर्च्यूनर इनोवा चल रही हैं, लेकिन फिर भी एक फ़ील होती है ना, फ़ील, वो फ़ील आनी चाहिए। वो फ़ील आएगी तभी आप करेंगे कुछ। तो इस तरह का एक फ़ील अपने दिमाग में बिठा लो कि ये गाड़ी लेनी है। इस तरह का फ़ील एक आपके अंदर से आना चाहिए, जहन में आना चाहिए, तब आप करेंगे, ठीक है। ज़िंदगी में सुकून लो, एक सुकून मिलेगा। आप अपने काम पर फोकस करो। जब आप सक्सेस हो जाओगे ना, तो वही लोग कहेंगे, फिर वही लोग दोबारा फिर से कहेंगे। क्या कहेंगे फिर से? बहुत बढ़िया था, या बढ़िया थी, या ऐसा था वैसा। मतलब फिर वो आपकी तारीफ़ करने लगेंगे। मतलब कहने का है कि उगते हुए सूरज को तो हर कोई सलाम करता है। तो इसीलिए आप स्टडी करते रहिए, सेफ रहिए, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। जो आपने अपना टारगेट बनाया हुआ है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जी जान लगा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस की सीरीज़ में अपने करंट अफेयर का आज का सेशन। देखिए आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो ज़्यादा नहीं है, 3-4 टॉपिक हम कवर करेंगे। मेन टॉपिक मैं ये लाया हूँ निकाल कर, थोड़ा इनके बारे में देखेंगे। और ये चर्चा में है आजकल, तो इनसे रिलेटेड हम थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे वीर सावरकर अभी हाल ही में चर्चा में है, क्यों है चर्चा में, थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। और ये आईपीसी की धारा 304 बी के बारे में पढ़ेंगे, क्या है ये। मिड डे मील के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने बीच में एक टॉपिक डिस्कस करा था, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी। ये आज फिर दोबारा से चर्चा में, इसे फिर से हम पढ़ेंगे थोड़ा क्या है ये। और एक छोटा टॉपिक पढ़ेंगे हम जयंती के बारे में, ठीक है। आज हमारे सिर्फ इतने ही टॉपिक हैं। लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आज छोटा लेक्चर होने वाला है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं निकाल कर लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक के साथ। और एक बात और, आज हम ना माइंड मैप की फॉर्म में पढ़ेंगे। मैंने कोशिश की है कि माइंड मैप की फॉर्म में पढ़ाने के लिए, मतलब जैसे माइंड मैप की फॉर्म में हम पढ़ते हैं तो जो बड़ा मटेरियल होता है उसे हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दूंगा। छोटे पार्ट में डिवाइड करने से क्या होगा, आप मतलब चीज़ें भी सारी कवर हो जाएंगी और अच्छे से याद भी हो जाएगा आपको। इस फॉर्म में याद काफ़ी अच्छे से हो जाता है, मैंने खुद एनालाइज की हैं चीज़ें, इससे याद काफ़ी अच्छे से हो जाता है। देखिए वीर सावरकर जी की ये फ़ोटो है। तो ये वीर सावरकर अभी चर्चा में क्यों है, मतलब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अभी क्या हुआ है, पीएम मोदी ने क्या है, ये ना एक हिंदुत्व विचारक हैं वीर सावरकर, ठीक है। हिंदुत्व विचारक थे, सॉरी। तो पीएम मोदी ने जो हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर हैं, उनकी जयंती 28 मई पर श्रद्धांजलि अर्पित की है, इसलिए टॉपिक जो है चर्चा में है। पीएम मोदी द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई है अभी वीर सावरकर की जयंती पर, इसलिए ये टॉपिक जो है चर्चा में है। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या था इनका सीन। तो देखिए इनका जन्म जो है ना 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में और भागलपुर शहर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के भागलपुर शहर में इनका जन्म हुआ। और ये क्या करते थे, मतलब क्यों ये थोड़ा सा इनके जो बैकग्राउंड है वो ये है कि विदेशी वस्तुओं के तो ये विरोधी थे, विदेशी वस्तुओं के तो ये विरोधी थे। और 1905 में दशहरे के अवसर पर भी विदेशी सामानों को इन्होंने जला दिया था, ठीक है। ये थोड़ा इसलिए चर्चा में रहते थे। स्वदेशी वस्तुओं का ये समर्थन करते थे और विदेशी वस्तुओं के ये विरोधी थे। एक और बात, समाज सुधार से संबंधित बात क्या है, ये जो है नास्तिकता और तार्किकता का समर्थन करते थे। मतलब इन्होंने रूढ़िवादी जो हिंदू विचार थे ना, उनका खंडन किया। अंधविश्वास का इन्होंने खंडन किया। इन्होंने गाय की पूजा को भी अंधविश्वास कह के खारिज कर दिया। इन्होंने कहा कि जो गाय की पूजा करते हैं ना, मतलब इस तरह के विचारों वाले ये वीर सावरकर थे। अब इनका जो संगठनों से जुड़ाव था, मतलब संगठनों, कौन कौन से संगठन में ये रहे हैं, ठीक है। देखिए 1937 से 1943 के दौरान हिंदू महासभा के ये अध्यक्ष रहे। और 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रालय द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के बाद 22 अक्टूबर 1939 को
कांग्रेस मंत्रालय द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के बाद इनके नेतृत्व में हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर वीर सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने, जो हिंदू महासभा है, इसने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर, जो जिन्ना की मुस्लिम लीग थी उसके साथ मिलकर, देखिए सिंध, बंगाल और जो ये NWFP है ना, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत जो है, ये पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, उनमें सरकार बनाने के लिए सहयोग किया। ठीक है, सावरकर ने जो है पुणे में अभिनव भारत समाज संगठन की स्थापना की। अब इन्हें जो है क्या था, इन्होंने जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं उनकी स्वराज पार्टी की सदस्यता भी इन्होंने ग्रहण करी, वीर सावरकर ने। ठीक है, उनके भड़काने वाले जो देशभक्तिपूर्ण भाषण थे और ऐसी जो गतिविधियां थी उनकी, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार को नाराज कर दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने उनकी BA की डिग्री को वापस ले लिया। ठीक है, ये बातें हम थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में आपको पढ़ा देता हूँ, माइंड मैप में आप इतना ही से ही सारा समझ जाएंगे। अगली चीज़, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक फ्री इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना करी। ठीक है, फ्री इंडिया सोसाइटी की भी इन्होंने स्थापना करी और इन्होंने जो है एक गुप्त समाज मित्र मेला, विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक की एक क्रांतिकारी गुप्त समाज मित्र मेला की शुरुआत भी इन्होंने की। अब इनकी जो रचनाएं हैं, देखिए इनकी जो एक पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ द वॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, इसमें क्या है, इसमें सावरकर ने 1857 के सिपाही विद्रोह में इस्तेमाल किए हुए गुरिल्ला युद्ध के बारे में बताया है कि जो 1857 में इस्तेमाल हुआ है ना गुरिल्ला युद्ध, इसके बारे में इन्होंने बताया है अपनी इस बुक में। इस बुक को क्या हुआ, अंग्रेजों ने बंद कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, रोक लगा दी। लेकिन जो मैडम भीकाजी कामा थी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, भीकाजी कामा के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इन्होंने नीदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस में जो है इस पुस्तक का प्रकाशन कर दिया, मतलब इस बुक को इन्होंने वहाँ पे प्रकाशित कर दिया कि पढ़ो। अंततः कई भारतीय क्रांतिकारी तक भी, लास्ट में कई भारतीय क्रांतिकारी तक भी इनकी ये वाली बुक पहुँच गई। इनकी एक और बुक थी, उसमें जो है इन्होंने दो राष्ट्र सिद्धांत की स्थापना की। ठीक है, हिंदुत्व नाम था बुक का, दो राष्ट्र सिद्धांत की इन्होंने इसमें स्थापना करी, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों को दो अलग अलग राष्ट्र इन्होंने बताया। और 1937 में हिंदू महासभा ने इस विचार को, जो भी इनका ये विचार था, इस विचार को एक प्रस्ताव के रूप में पारित किया। तो ये बात थी, देखिए वीर सावरकर जी के बारे में। अब इसमें जो प्रीलिम्स के लिहाज से क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है कि सावरकर ने, इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं उनके बारे में पूछ सकता है, या इनसे रिलेटेड मार्ले मिंटो सुधार के बारे में पूछ सकता है, हिंदू महासभा की जो इनकी प्रमुख उपलब्धियां हैं उसके बारे में पूछ सकता है। और जो मेंस के हिसाब से इसमें क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि देश में होने वाले सामाजिक सुधारों में वीर सावरकर के योगदान पर चर्चा कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। देखिए मेंस का क्वेश्चन इसमें कितना अच्छा ढूंढ के लाए हैं कि देश में होने वाले सामाजिक सुधारों में वीर सावरकर के योगदान पर चर्चा कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन इसमें बन सकता है। ठीक है, इसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये पढ़ेंगे IPC एक्ट 304B के बारे में थोड़ा देखेंगे हम। क्या था ये, देखिए क्या है कि दहेज हत्या मामले में धारा 304B के दायरे का विस्तार किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक है, अब ये चर्चा में क्यों है, थोड़ा इसके बारे में हम इसकी देखते हैं, ये चर्चा में क्यों है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या हुआ है, दहेज उत्पीड़न को एक रोग प्रसारक पेस्टिफरस अपराध बताया है। ठीक है, क्या बताया है इसे, रोग प्रसारक अपराध, जिसमें महिला क्या है, लोभी पति, जो लालची पति होते हैं ना, और ससुराल वाले जो होते हैं उनकी क्रूरता का शिकार होती है। वो जैसे जैसे देखिए ये यहाँ पर ये अत्याचार कर रहे हैं ना महिला, इनका शिकार हो जाती है। तो इसे बताया है रोग प्रसारक पेस्टिफेरस अपराध इसे बताया गया है। साथ ही एक बात और कही है सुप्रीम कोर्ट ने, फैसले में संकेत दिया है कि दहेज हत्या पर दंडात्मक प्रावधान, जो दहेज हत्या पर दंडात्मक प्रावधान है ना, उनसे संबंधित जो धारा है IPC की 304B, इसकी एक जकड़ी हुई और शाब्दिक व्याख्या जो है लंबे समय से चली आ रही है। ठीक है, ये जो है सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई को कुंद कर दिया है इसने, ऐसा कुछ बात इसमें कही गई है। अब थोड़ा IPC 304B के बारे में देखते हैं क्या है ये। देखिए इसमें जो है दहेज, इसमें जो है IPC 304B का मामला लगाने के लिए क्या होना चाहिए कि दहेज हत्या का मामला इसमें बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि महिला की जो मृत्यु है विवाह के 7 वर्षों के अंदर होनी चाहिए। ठीक है,
मृत्यु जलने की वजह से या शारीरिक चोट से या कोई भी क्रूरता इस तरह के उससे होनी चाहिए, असामान्य परिस्थितियों में होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़, उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग के संबंध में उसने अपने पति या ससुराल वालों से उत्पीड़न या का सामना किया हो, इस तरह की बात इसमें कही गई कि इस तरह के प्रावधान होने चाहिए, तब दहेज हत्या का मामला बनेगा। ठीक है। अब इसमें समस्याएं क्या हैं? समस्याएं इसमें यह है कि एक तो इसमें ये वाली बात कही है कि मृत्यु के पहले का जो अर्थ मानता है ना सुप्रीम कोर्ट वो ये मानती है कि मृत्यु के तुरंत पहले की बात। ठीक है, मृत्यु के तुरंत पहले, ये इसमें एक समस्या है। ठीक है। अब इसमें जो एक समाधान है, समाधान इसका क्या है कि समाधान इसका यह है कि बालिकाओं को, इसमें जो लड़कियां हैं उनको शिक्षित किया जाए। ठीक है। मास मीडिया जो होती है, इस तरह के अभियान इसमें चलाए जाएं और सरकारी पहल से जो है ये इस तरह के समाधान अगर हम करते हैं सोसाइटी में, तो इन चीज़ों से हम निजात पा सकते हैं। दहेज हत्या काफ़ी हद तक रुकी है, लेकिन फिर भी इसमें अभी हमें और सुधार करने की ज़रूरत है। अब प्रीलिम्स के लिहाज से जो इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं वो आईपीसी की धारा 304B के बारे में पूछ सकते हैं, और जो मेंस के हिसाब से इसमें क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 304B की उदार व्याख्या करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, चर्चा कीजिए। इस तरह का इसमें जो है बन सकता है क्वेश्चन मेंस में। ठीक है। इसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मिड डे मील के बारे में देखेंगे। ये मिड डे मील है क्या? देखिए, मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों के लिए नकदी सहायता, इस तरह की कोई बात कही गई है सरकार द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में क्लास 1 से लेके 8 तक जो एमडीएम योजना के लाभार्थी जो बच्चे हैं, उन्हें प्रत्येक बच्चे को लगभग 100 रुपये देने का इन्होंने फैसला किया है। ये 100 रुपये जो हैं ये डीबीटी के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1200 करोड़ रुपए की टोटल राशि, कितनी? 1200 करोड़ रुपए की टोटल राशि और 11.8 करोड़ बच्चे। ठीक है। 100 रुपये पर बच्चा, इस तरह के ये पैसे जो हैं ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसमें जो घटक हैं वो घटक क्या हैं कि दालें, सब्जियां, खाना पकाने का तेल, नमक आदि इसके ये घटक हैं। ठीक है। अब ये जो योजना है ना, इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है? भूख को दूर करना, कुपोषण को दूर करना, मतलब बच्चों की स्कूल में जो है उपस्थिति को बढ़ाना, समाज सुधार के कार्यक्रम इसमें हैं, महिलाओं को रोजगार मिलेगा, जो स्कूल में महिलाएं खाना बनाती हैं ना, सरकारी स्कूल में भोजन माता कहते हैं उन्हें, तो उनको भी रोजगार देने की बात इसमें कही गई है। अब इसमें समस्याएं क्या थी? समस्याएं ये थी कि 100 रुपये पर बच्चा, यानी कि महीने में 4 रुपये पर डे एवरेज, ये समस्या वाली इसमें बात कही गई है। दूसरा, मिड डे मील के बदले नकद राशि या शुष्क राशन, पौष्टिक पर्याप्तता नहीं है। ठीक है, ये इसमें समस्याएं हैं। अब ये जो योजना है, ये योजना 1 से क्लास 8 तक के बच्चों को 200 दिन पका हुआ पौष्टिक भोजन दिया जाएगा, इस तरह की योजना इसमें बात कही गई है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो योजना है इसका जो कार्यान्वयन है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, इस योजना का कार्यान्वयन। और ये जो योजना पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना है ये। ठीक है। क्या है ये 15 अगस्त 1995 से लागू की गई थी और ये पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना है। और इसे प्राथमिक शिक्षा के लिए, इस योजना को प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम के रूप में इसे स्टार्ट किया गया था, यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, साल 2004 में इस कार्यक्रम को मिड डे मील योजना के रूप में फिर से स्टार्ट किया गया। ठीक है। और इसमें इसके जो एमडीएम के रूल हैं 2015 से ये रूल आए हैं, ये रूल क्या हैं कि बच्चों को स्कूल में ही भोजन दिया जाएगा, खाना जो है स्कूल में ही दिया जाएगा, और खाद्यान्नों की यदि अनुपलब्धता होती है, मतलब उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, ठीक है, या किसी अन्य कारणवश विद्यालय में, स्कूल में पढ़ाई के किसी भी दिन यदि बीच में भोजन नहीं उपलब्ध कराया जाता है, तो राज्य सरकार का एक दायित्व बनता है कि राज्य सरकार अगले महीने की 15 तारीख तक, राज्य सरकार अगले महीने की 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान करेगी। ठीक है, 15 तारीख तक। और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अधिदेशित स्कूल प्रबंधन समिति मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की
निगरानी करेगी। इस तरह की बात इसमें कही गई है। और जो इसमें मानक हैं, मानक क्या हैं? एमडीएम दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग, एमडीएम दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर पर डे न्यूनतम 450 कैलोरी, ठीक है, और 450 कैलोरी जिसमें 12 ग्राम प्रोटीन, तथा हाई लेवल पर 700 कैलोरी जिसमें 20 ग्राम प्रोटीन दिए जाने का इसमें प्रावधान है। ठीक है, दालें हैं इसमें, जैसे इनके अकॉर्डिंग एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए भोजन में 100 ग्राम दालें, ठीक है, 100 ग्राम इसमें खाद्यान्न 100 ग्राम, और 20 ग्राम इसमें दालें हैं, है ना, 50 ग्राम इसमें सब्जियां हैं, और क्या कहते हैं 5 ग्राम इसमें तेल है। और ऐसी अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए 150 ग्राम खाद्यान्न, 30 ग्राम दालें, 75 ग्राम इसमें सब्जियां और 7.5 ग्राम इसमें तेल की बात कही गई है। अब इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बन सकते हैं एमडीएम योजना कब शुरू हुई, ठीक है, योजना के तहत वित्त पोषण कौन करता है, इस तरह की बात इसमें हो सकती है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो मेंस में इसका क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि एमडीएम भोजन योजना के महत्व पर चर्चा कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। इसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी के बारे में देखेंगे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी क्या है ये, देखिए चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में इसलिए है कि दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल द्वारा हल्के लक्षण और जो कमॉर्बिडिटीज़ होती है ना, उन ये वाले जो रोगी होते हैं कोविड-19 रोगियों के लिए एंटीबॉडी कॉकटेल उपचार की शुरुआत की गई है। एंटीबॉडी कॉकटेल उपचार का इन्होंने स्टार्ट किया है फॉर कोविड-19 रोगियों के लिए बाय अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, ठीक है, ये बात इसमें कही गई है। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है क्या, इसके बारे में हम देखते हैं। ये जो है कृत्रिम रूप से मानव द्वारा निर्मित है, ये बनाई गई है, इम्यून सिस्टम की सहायता करती है, उसे स्ट्रॉन्ग करने में सहायता करती है, और जो इसका टारगेट होता है वो विशेष एंटीजन होता है, ठीक है, एक विशेष एंटीजन को ये टारगेट करती है, और ये जो विशेष एंटीजन है ये रोगाणुओं का प्रोटीन होता है, ठीक है, इस तरह की बात इसमें करी गई है। और ये बनाई किस प्रकार जाती है, ये जो बनाई जाती है ये श्वेत रक्त कोशिकाओं को विशेष एंटीजन के संपर्क में लाकर जो है ये बनाई जाती है। और कोविड-19 के मामलों में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तैयार करने के लिए सार्स-कोव-2 वायरस के स्पाइक का प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। जो स्पाइक प्रोटीन होता है वो मेजबान कोशिका में वायरस को प्रविष्ट कराने में सहायक होता है, ठीक है, ये बात इसमें कही गई है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज थेरेपी में। इसका जो यूज़ है वो इबोला, HIV जो त्वचा रोग है ना, इनके इलाज में इसका यूज़ होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी का, ठीक है। इसके बाद जो हम अपना आज का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो जयंती के बारे में देखेंगे। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, ये प्रीलिम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या है ये। देखिए जयंती जो है ये अर्कोनोमिसिस सास्योर वर्ग के अंतर्गत चिन्हित है, ठीक है, ये जयंती जो है अर्कोनोमिसिस सास्योर वर्ग के अंतर्गत चिन्हित है, उसके अंदर आती है, और ये झींगुर की 12वीं प्रजाति घोषित की गई है। क्या की गई है, झींगुर की ये 12वीं प्रजाति घोषित की गई है। और झींगुर की इस प्रजाति को प्राणी विज्ञानियों की, जो प्राणी विज्ञानी होती है ना, उनकी एक टीम ने छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में अप्रैल 2021 में खोजा, ठीक है। और जो इसका नामकरण पड़ा वो इसका नामकरण प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर पड़ा, ठीक है। ये प्रोफेसर जयंत विश्वास जो हैं ये गुफा अन्वेषक जो होते हैं ना, इन्वेस्टिगेट करने वाले, उनमें से एक हैं ये प्रोफेसर जयंत विश्वास, इनके नाम पर ही इसका नाम जयंती पड़ा, ठीक है। कुर्रा गुफाओं में एक झींगुर की प्रजाति है, ये खोजी गई है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है, ये विशेषता है, इनकी विशेषता क्या है कि इसमें जो नर झींगुर होते हैं, मेल झींगुर जो होते हैं वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, वो साउंड उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है। और जो मादा झींगुर होते हैं फीमेल, उनके कान नहीं होते। देखिए जो मेल हैं वो साउंड नहीं दे रहे, और जो फीमेल हैं वो साउंड दे रही है लेकिन उनके कान नहीं है, ठीक है। इस तरह की बात ये इंपॉर्टेंट इसमें है, मतलब विशेषता है, ये इंटरेस्टिंग बात है ये। अब ये नाम जो दिया ना वो क्या दिया, 1878 में एक स्विस कीट विज्ञानी है, स्विस एक कीट विज्ञानी है हेनरी लुई फ्रेडरिक डी सास्योर, ठीक है, इन्होंने इनके द्वारा मकड़ियों के समान दिखने वाले झींगुर के वर्ग को, ये जो है ना क्या नाम है इनका, हेनरी लुई फ्रेडरिक डी सास्योर, इनके द्वारा
मकड़ियों के समान दिखने वाले झींगुर के वर्ग को आर्केनोमिसिस नाम दिया गया, ठीक है, 1878 में। तो आज के लिए बस इतना ही। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, कम लेक्चर आज छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं निकाल कर लाया हूँ आज की न्यूज़ के लिए। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। पढ़ते रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू।